नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई जंग छिड़ जाती है तो उसकी लहरें, उसकी गूंज भारत तक कैसे पहुंचती हैं और हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे हिलाकर रख देती हैं। चलिए इसी रिपल इफेक्ट को आज समझते हैं। सोचकर देखिए, हजारों मील दूर कोई लड़ाई चल रही है और उसका असर सीधा भारत में हमारे घर के किराने के बिल पर पड़ रहा है। ये कनेक्शन, ये जुड़ाव जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सीधा और गहरा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं एक एक करके। तो देखिए, किसी भी ग्लोबल क्राइसिस की जो पहली लहर होती है ना, वो सीधे हम सब की जेब पर पड़ती है। तो सबसे पहले इसी असर को समझते हैं कि आखिर कैसे दूर देश का तनाव हमारे घर का बजट बिगाड़ लेता है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना बस एक नंबर याद रखिए, 85%। जी हाँ, 85%। भारत अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। और यही निर्भरता, यही डिपेंडेंसी हमारी इकोनॉमी की, कह सकते हैं, एक सबसे कमजोर नस है, खासकर तब जब दुनिया में टेंशन बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए इस चेन रिएक्शन को समझते हैं। देखिए, जैसे ही दुनिया में कहीं, मान लीजिए मिडिल ईस्ट में या रूस यूक्रेन जैसे इलाकों में कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो सबसे पहले तेल की सप्लाई को लेकर एक डर का माहौल बन जाता है। इसी डर की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बूम आसमान छूने लगती हैं। और क्योंकि हम इतना ज्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं, इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल सब महंगे हो जाते हैं और नतीजा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पेट्रोल पंप पर खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ा तो ट्रकों का भाड़ा भी बढ़ गया। इसका मतलब खेत से मंडी तक आने वाली सब्जियां और अनाज वो भी महंगे हो गए। यही नहीं, लड़ाई झगड़े की वजह से फर्टिलाइजर यानी खाद जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। इससे खेती की लागत बढ़ जाती है और इन सब का सीधा सीधा मतलब क्या है? हमारी थाली का खाना महंगा हो जाता है। तो ये तो थी पहली लहर, जो सीधी थी, जो हमें दिखती है। अब बात करते हैं दूसरी लहर की। ये थोड़ी अलग है। ये दिखती नहीं है पर उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये लहर उठती है बाजार, पैसे और अनिश्चितता की दुनिया से। तो जब संकट का समय आता है तो निवेशक यानी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो ढूंढते हैं सुरक्षा, सेफ्टी। ऐसे में होता क्या है कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की माने जाने वाले बाजारों से अपना पैसा निकालते हैं और उसे अमेरिकी डॉलर जैसी सेफ जगह पर लगा देते हैं। इसे ही कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। मतलब भले ही यहाँ ज्यादा रिटर्न मिल सकता हो, लेकिन डर के माहौल में भाई हर कोई पहले अपनी जान बचाता है। अच्छा, तो इस फ्लाइट टू सेफ्टी का नतीजा क्या होता है? होता ये है कि जब इतने सारे इन्वेस्टर्स एक साथ रुपए बेचकर डॉलर खरीदने लगते हैं तो जाहिर है डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और हमारा रुपया कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर रुपए का मतलब सीधा सा है, विदेश से हम जो कुछ भी मंगाते हैं, चाहे वो कच्चा तेल हो या हमारे फोन का कोई पार्ट, सब कुछ और महंगा हो जाता है। और ये सारी चीजें मिलकर इंडियन शेयर मार्केट में एक तरह का तूफान ला देती हैं। जब बड़े बड़े विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, अचानक से अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं तो मार्केट तेजी से नीचे गिरता है। इससे जो छोटे मोटे आम निवेशक होते हैं उनमें घबराहट फैल जाती है और अक्सर उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमने अब तक देखा कि कैसे ये लहरें हमारी जेब और बाजार दोनों पर असर डालती हैं। चलिए अब जरा और बड़े लेवल पर देखते हैं, एक नेशनल पर्सपेक्टिव से। जो तीसरी लहर है ना, वो पूरे देश के लिए एक इम्तिहान की तरह होती है। ये राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर देती है। देखिए, जब दुनिया में कहीं जंग होती है तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर, मतलब समुंदर के रास्ते होने वाले व्यापार पर। ये रास्ते अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे जहाज़ों का किराया, उनका इंश्योरेंस सब कई गुना बढ़ जाता है। नतीजा, भारत से जो सामान एक्सपोर्ट होता है, जैसे कपड़े, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग का सामान, वो सब लेट पहुंचता है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगतता है? हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस यानी MSMEs। इसके साथ साथ सरकार के खजाने पर भी जबरदस्त दबाव बनता है। सोचिए, एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, तो दूसरी तरफ आम लोगों को महंगाई से बचाने के लिए पेट्रोल पर या खाने पीने की चीजों पर सब्सिडी देनी पड़ सकती है।
ये दोहरी मार होती है और इन सब से सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है यानी वित्तीय घाटा, उसके बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्या हर संकट अपने साथ सिर्फ मुश्किलें ही लाता है? जी नहीं। कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ कुछ अवसर भी लेकर आता है। तो अब बात करते हैं उस काउंटर करंट की, उन मौकों की जो भारत के लिए इन मुश्किलों में भी खुल सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब सिर्फ बुरी खबर है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, ऐसे हालात में भारत के लिए कई स्ट्रेटेजिक मौके खुल जाते हैं। पहला, भारत कुछ देशों से डिस्काउंट पर तेल खरीद सकता है, जैसा कि हमने रूस के मामले में देखा। दूसरा, दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां अब चीन या दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन से अपनी सप्लाई चेन हटाना चाहती हैं और वो भारत जैसे एक स्थिर देश में इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं। और यह सब मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और ग्लोबल स्टेज पर भारत की डिप्लोमैटिक ताकत को मजबूत करने का भी एक जबरदस्त मौका है। ये बिल्कुल वही बात है कि शॉर्ट टर्म का दर्द लॉन्ग टर्म का फायदा बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि भले ही शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें हों, तकलीफ हो, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो भारत इन संकटों से पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर निकल सकता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में अवसर की असली कीमत क्या है और क्या भारत वो कीमत चुकाकर एक बड़ी ग्लोबल पावर बनने का मौका भुना सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।